Hello everyone, you are welcome at Ravindra's IAS online platform. This is Sanjay, an expert of Indian polity and constitution here. Yesterday we have started studying about the historical underpinning of Indian constitution, and I had let you know that the historical underpinning of Indian constitution would be comprised of three different facets. One is the making of Indian constitution. Other one is all about the different sorts of historical landmarks related to India's constitutional development, and third one is all about the actual shape of actual draft of Indian constitution. I mean, how many articles are there in Indian constitution, what are the different parts, what's about the different schedules in it, and so on and so forth. So I have also told you that the mode of lecture would be basically bilingual in nature. So whatever the things we will study at a time, I will try to deliver the same in both the media, namely in English as well as in Hindi, both. Okay. So मैं ये कह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसमें हमने पहला डायमेंशन स्टार्ट किया था. पहले डायमेंशन में हमने तीन फेसेट्स आपके सामने रखे थे. एक में भारत के संविधान का सृजन कैसे हुआ, ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आगे हमें पढ़ना है आज की क्लास में कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास से संबंधित भिन्न भिन्न आधार स्तंभ कौन कौन से हैं, उन पर हम लोग आज की परिचर्चा आयोजित करेंगे. ओके, सो लेट्स हैव अ लुक. फेसेट नंबर 1, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का निर्माण. चूंकि ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा का क्रैश कोर्स बैच है, लिहाजा हम लोग तथ्यात्मक चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं. दूसरा फेसेट जो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ India's constitutional development. भारतीय संविधान के विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ, है ना, विभिन्न आधार स्तंभ. और तीसरा फेसेट है सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषताएं, विशिष्टताएं या विशेषताएं, कुछ भी लिख सकते हैं, विशिष्टताएं, है ना. और जैसे कि मैंने बताया था कि ये हमारा पहला डायमेंशन है जिसके अंदर तीन बिंदुओं पर चर्चा होगी. पहला डायमेंशन क्या था? हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग. हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग यानी भारतीय संविधान के ऐतिहासिक संदर्भ को हम लोग यहां समझ रहे हैं, है ना. और इसमें हमने पहला फेसेट देख लिया है, काफी तथ्यात्मक था, कल हमने पढ़ा था. आज दूसरे पर हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि फिर कल तक इसे हम समाप्त कर लें. और आपको बताया था कि डायमेंशन नंबर 1 से आईएएस प्रीलिम में इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पूछे जाने वाले संभावित सवालों की संख्या 1 हो सकती है. कितने क्वेश्चन? केवल 1 क्वेश्चन यहां से पूछे जाने की संभावना बनती है, इससे ज्यादा नहीं. लेकिन क्या करेंगे, आपको 1 क्वेश्चन के लिए भी, एक क्वेश्चन के लिए भी आपको वर्कआउट तो करना ही पड़ेगा, है ना. तो आप समझ सकते हैं इसी से कि कैसे हम लोग
चुन चुन के क्वेश्चन निकालते हैं पूरे सिलेबस के अंदर से। 2.5-3 घंटा पढ़ने के बाद या 4-5 घंटा पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन पे हम प्रैक्टिसेबल हो पाते हैं। एनीवे, तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान के विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ। लेकिन उससे पहले जो हमने कल पढ़ा था उसको मैं फटाफट राउंड में थोड़ा सा समअप कर देना चाहता हूं कि आज जो नए लोग जुड़े होंगे, है ना, जो कल की क्लास में नहीं थे, वो भी सफ़र ना करें, एक बार उनका रिवाइज हो जाए या एक बार वो उससे रूबरू हो जाए, और जो लोग पढ़े होंगे उनका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में हमने कल सीखा था कि भारत के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का सृजन किया गया था, और संविधान सभा का सृजन करने को लेकर हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के दौरान ही तमाम अलग अलग कॉर्नर से, अलग अलग हिस्से से, यानी देश के अलग अलग हिस्से से आवाज़ बुलंद होने लगी थी कि स्वतंत्रता के बाद हम भारतीयों को अपना संविधान लिखने की छूट दी जानी चाहिए। और ये आवाज़ किसके समक्ष रखी जा रही थी? जाहिर सी बात है, उन दिनों के हुक्मरानों के समक्ष, यानी अंग्रेजों के समक्ष, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत थी। तब हिंदुस्तान अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ करता था। आज़ादी हमें 15 अगस्त 1947 को मिली, है ना। उसके पहले तो हम उपनिवेश ही थे अंग्रेजों के, और 47 में आज़ादी मिलने के बाद भी हम संप्रभु राज्य नहीं बने, बल्कि आप कह सकते हैं अधिराज्य थे। एनीवे, हमें मूल अर्थों में संप्रभुता तब प्राप्त हुई जब हमने अपने लिए अपने देश के, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्राध्यक्ष के पद का सृजन कर लिया, यानी जब हिंदुस्तान को गणतंत्र घोषित किया गया, तब जाकर हम सही मायने में संप्रभु राज्य का स्वरूप धारण कर पाए। सोवरेन स्टेट की एक तरह से कह सकते हैं जो डिग्री होती है उसको हम प्राप्त कर सकें। एनीवे, तो ये जो संविधान सभा के सृजन की मांग चल रही थी, इसमें जैसा कल मैंने बताया था कि वर्ष 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय के द्वारा यह मांग उठाई गई, जिसे अंग्रेजों ने उतना गंभीरता से नहीं लिया। फिर एक वर्ष पश्चात वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मंच से हूबहू यही आवाज़ बुलंद की गई कि भाई आप हमें, यानी आपका तात्पर्य यहाँ अंग्रेजों से है, आप हमें अपना संविधान सृजन करने के लिए संविधान सभा के गठन की इजाज़त प्रदान करें। और कांग्रेस के द्वारा उठाई गई आवाज़ कहीं ना कहीं अंग्रेजों पर असर डाली, और 1940 के अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार लिया। फिर 1942 में क्रिप्स मिशन योजना आती है, और क्रिप्स मिशन योजना के तहत, क्रिप्स मिशन प्लान के तहत देश की संविधान सभा कैसे होगी, किस तरीके से काम करेगी, इन सब का एक खाका खींच दिया गया था। हालांकि मुस्लिम लीग और खास करके मोहम्मद अली जिन्ना के विरोध के कारण क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को अपनाया नहीं जा सका, उसे सफलता नहीं मिली, और संविधान सभा के गठन की मांग थोड़ी देर के लिए टल गई। फिर आगे चलकर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आती है, और कैबिनेट मिशन योजना ने संविधान सभा के गठन के मार्ग को पूर्णतः प्रशस्त कर दिया, और उसी के तत्वाधान में, यानी 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा का सृजन किया गया। क्लियर है यहाँ तक की बातें? चलो, 1946 के कैबिनेट मिशन प्लान में यह प्रावधान था कि भारत की जो संविधान सभा गठित होगी वो एक तरह से कह सकते हैं आंशिक रूप से प्रतिनिधिमूलक होगी तथा आंशिक रूप से गैर प्रतिनिधिमूलक होगी। प्रतिनिधिमूलक का तात्पर्य था कि उन दिनों जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस हुआ करते थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत हुआ करते थे, जिनका सृजन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम। तो उन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था। यानी भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन नहीं होना था। समझ रहे मेरी बात? और कुछ ऐसी सीटें थीं जिन पर चुनाव नहीं होना था, बल्कि वे देसी रियासतों के द्वारा नामित किए जाने थे, मनोनीत किए जाने थे। तो आप कह सकते हैं कि भारत की जो संविधान सभा की बात करी गई, उस संविधान सभा के सदस्यों के स्रोत के रूप में कुल दो ही स्रोत मौजूद थे। पहला स्रोत ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा स्रोत देसी रियासतें। और आपको याद होगा कल हमने पढ़ा था कि भारत की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कैबिनेट मिशन योजना के तहत इनमें कुल 389 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था, 389।
और इन 389 सदस्यों में 296 निर्वाचित सदस्यों का प्रावधान था और 93 मनोनीत सदस्यों का। मनोनीत बोले तो नॉमिनेटेड मेंबर्स। क्लियर है? थोड़ा तेजी से इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल हम लोग इसको काफी इलाबोरेटिव तरीके से डिस्कस किए हैं, है ना। तो 296 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे और 93 नॉमिनेटेड। और मैंने बताया कि संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? 389। क्लियर है? अब ये जो 296 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे ये बेसिकली ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से आते थे। ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से, यानी ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से। और ये जो 93 थे ये कहां से आते थे? प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स हम लोग हिंदी में बोलते हैं देसी रियासतें। देसी रियासतें, देसी रियासतें। तो आप देख लीजिए संविधान सभा की जो ये टोटल स्ट्रेंथ है, इसके सदस्यों का स्रोत कौन कौन से हुए? दो ही स्रोत हुए ना, एक तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत और दूसरा देसी रियासतें। अब दोनों के द्वारा प्रतिनिधियों के भेजे जाने का जो ट्रेंड था वो अलग था। जैसे ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से जो प्रतिनिधि भेजे जाते थे वो इलेक्टेड प्रतिनिधि थे, निर्वाचित थे, जबकि देसी रियासतों से जो भेजे जाते थे वो हर रियासत दान के द्वारा, हर रियासत प्रमुख के द्वारा, हर राजवाड़े के द्वारा अपने अपने प्रतिनिधि भेजे जाते थे मनोनीत करके। यहां कोई इलेक्शन नहीं होता था। ठीक है, ये जो 296 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस के माध्यम से भेजे गए थे ये बेसिकली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, यानी अप्रत्यक्ष रूप से इनका निर्वाचन हुआ था। हम लोग कल पढ़े हैं इसको। अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भेजे गए थे, यानी आम जनता के द्वारा सीधे इनका निर्वाचन नहीं हुआ था। आम जनता जो थी वो जाहिर सी बात है अलग अलग जो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस थे, इन प्रोविंसेस में जो प्रोविंशियल असेंबलीज हुआ करती थी, इन असेंबलीज के मेंबर्स आम जनता द्वारा चुने जाते थे। ठीक है, और फिर इन असेंबली मेंबर्स के माध्यम से ये 296 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने गए। कैसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है? राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन आपको मालूम है ना कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? हम और आप आम जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो इस लिहाज से राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में हम आम जनता प्रत्यक्षता भाग नहीं लेते, बल्कि अपने चुने हुए नुमाइंदों के माध्यम से भाग लेते हैं, यानी परोक्ष रूप से, यानी अप्रत्यक्ष रूप से हम भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये तरीका होता है। तो ठीक उसी तरह जैसे आज के दौर में राज्यसभा का निर्वाचन किया जाता है, यानी राज्यसभा के सदस्यों का, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक उसी तरीके से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन इन ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रांतीय सभाओं के चुने हुए नुमाइंदों के द्वारा किया गया। ओके, यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन। और पूरे निर्वाचक मंडल को 3 भागों में बांट दिया गया था। कौन कौन सा था? मुस्लिम्स, सिख्स एंड जेंडल्स। मुस्लिम, सिख और जेंडल, 3 हिस्सों में निर्वाचक मंडल का एक तरह से निर्धारण किया गया था। क्लियर है ये बात? चलो, यही एक प्रमुख बात थी जो बेसिकली 1942 के क्रिप्स मिशन प्रस्ताव में शामिल नहीं थी। यही कारण रहा कि मुस्लिम लीग के द्वारा क्रिप्स मिशन प्लान का पूर्णतः बहिष्कार कर दिया गया था और संविधान सभा का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाया था। लेकिन 1946 के कैबिनेट मिशन योजना में चूंकि कहीं ना कहीं कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की बू देखने को मिलती है और इसी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की छाप की वजह से मुस्लिम लीग को बहुत हद तक ये स्वीकार्य था, है ना। एनीवे, अब इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया। फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था कि जून प्लान आया, है ना। 3 जून 1947 को जून प्लान को ही हम लोग माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं। और माउंटबेटन प्लान के माध्यम से यह सुनिश्चित कर दिया गया कि अब भारत का विभाजन 2 अलग अलग अधिराज्यों के रूप में होगा, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। यानी देश के पार्टीशन का खाका खींच दिया गया। जब देश के पार्टीशन का खाका खींच दिया गया तो यह भी तय हो गया कि अब क्या होना है, अब संविधान सभा भी डिवाइडेड होगी। और चूंकि अनडिवाइडेड इंडिया की संविधान सभा बन चुकी थी 389 सदस्यीय संविधान सभा, लिहाजा क्या किया गया, वे सारे प्रतिनिधि जो उन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जिन्हें अब पाकिस्तान का हिस्सा बनना था, उन प्रतिनिधियों की संख्या घट गई। और इस तरह से भारत विभाजन के उपरांत
भारत की जो अनडिवाइडेड इंडिया की 389 मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ये सिकुड़ के 299 सदस्यीय संविधान सभा हो गई। यानी ये डिवाइडेड इंडिया की संविधान सभा थी। यानी 389 में से 90 सदस्य डिफेक्ट कर गए, किसके फेवर में? पाकिस्तान के फेवर में। क्लियर है ये बात? तो 3 जून 1947 के बाद संविधान सभा का ये सूरत-ए-हाल रहा, खास करके इसके संगठन को लेकर, कंपोजिशन को लेकर। क्लियर है? हम लोगों ने कल यह भी देखा था कि ये जो संविधान सभा के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन हो रहा था, उस अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा हमने भरपूर कोशिश करी कि आखिर किस तरीके से हम समानुपातिक प्रतिनिधित्व की भावना को जस्टिफाई कर सके, एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति को अपनाई जा सके। इन सारी बातों का बखूबी ध्यान रखा गया था और यह पाया गया कि हर निर्वाचित सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता दिख रहा था। समझ रहे मेरी बात? यानी प्रत्येक निर्वाचित सदस्य 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व शो कर रहा था, प्रदर्शित कर रहा था। एनीवे, फिर हम लोगों ने यह भी देखा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उस समय सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष बोले या फिर अंतरिम अध्यक्ष बोले, बात एक ही हुई। अस्थायी अध्यक्ष का तात्पर्य है कि जब तक अस्थायी अध्यक्ष न आ जाए तब तक अस्थायी अध्यक्ष के द्वारा सभा की कार्यवाहियों का संचालन होता रहेगा। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को उसका स्थायी अध्यक्ष मिल जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में, जो आगे चलकर भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। एनीवे, फिर 2 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पटल पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है। और पारित होने के उपरांत वही उद्देश्य प्रस्ताव अंततोगत्वा भारतीय संविधान की उद्देशिका का रूप धारण करता है, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है। क्लियर है यहां तक बातें? तो ये सारे क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हमने कल पढ़े थे। इसके अलावा हम देखते हैं 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिलती है और आज़ादी के 14 दिन उपरांत संविधान लेखन के कार्य को तीव्रता प्रदान करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया जाता है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी का गठन किया जाता है। और उस ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर को चुना जाता है और अम्बेडकर सहित कुल अन्य 6 सदस्य थे, यानी कुल मिलाकर 7 सदस्यीय ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी गठित होती है। उन 7 सदस्यों में एक तो चेयरपर्सन डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इसके अलावा हमने देखा था के मुंशी थे, N गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर थे, मोहम्मद शादुल्ला थे, BL मित्तर थे। मित्तर साहब ने बीच में ही त्यागपत्र दे दिया कुछ अनबन के कारण, तो उनके बदले में N माधव राव आए थे। फिर उनके बाद हमने देखा DP खेतान साहब थे। खेतान साहब गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे उन दिनों और संविधान का ड्राफ्ट तैयार होने से पहले ही वो चल बसे, तो उनके बदले में कौन आया? TT कृष्णामाचारी आते हैं और इस तरह से 7 सदस्यीय प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया, है ना। हम लोगों ने बच्चों कल यह भी पढ़ा था कि हमारी संविधान सभा 3 चरणों से होकर गुजरी और पहले चरण में इसका जो कार्य था, अगर हम कालावधि की बात करें फर्स्ट चरण की, फर्स्ट फेज की, तो आप कह सकते हैं कि फर्स्ट फेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज बेसिकली फ्रॉम दिसंबर 6, 1946 टू अगस्त 14, 1947। पहले चरण में संविधान सभा ने एक सूत्रीय कार्यक्रम चलाया और वो था संविधान सृजन का कार्यक्रम, संविधान लेखन का कार्यक्रम। लेकिन आगे चलकर 15 अगस्त को जैसे ही हम आज़ाद होते हैं, 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, इस कालावधि को आप बड़े ध्यान से समझेंगे। 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा ने दोहरी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। पहली जिम्मेदारी थी संविधान का लेखन और दूसरी जिम्मेदारी थी देश का शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन, यानी देश की राज व्यवस्था का संचालन। देश की राज व्यवस्था का संचालन करने के लिए संविधान सभा अंतरिम संसद की भूमिका निभाती थी, है ना, या कह सकते हैं कि अस्थायी संसद, प्रोविजनल पार्लियामेंट। तो
15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक भारत की संविधान सभा दो रूपों में कार्य करती थी। एक तो स्वयं संविधान सभा के रूप में संविधान लेखन का कार्य, दूसरा प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन का कार्य। लेकिन 26 नवंबर 1949 को संविधान लेखन का कार्य पूर्ण हो जाता है, लिहाजा 27 नवंबर 1949 से लेकर चुनी हुई लोकसभा के गठन तक भारत की संविधान सभा ने केवल व केवल प्रोविजनल पार्लियामेंट की भूमिका निभाई, है ना, अंतरिम संसद या अस्थायी संसद की भूमिका निभाई, जिसका दायित्व था देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन करना। ठीक है, तो इस तरह से कुल 3 फेजेज में हमारी संविधान सभा ने कार्य किया। अब हम लोग पढ़ते हैं कि हमने जो अपना संविधान बनाया, संविधान बनाने के दौरान हमारे संविधान निर्माताओं के मनः मस्तिष्क पर किन किन बातों का ध्यान रहा या किन किन बातों का प्रभाव रहा। निसंदेह भारतीय संविधान के विकास से संबंधित जो भी ऐतिहासिक साक्ष्य थे, यानी पूर्व में घटी हुई घटनाएं थी, निसंदेह उन घटनाओं का इम्पैक्ट हमारे संविधान निर्माताओं के मनः मस्तिष्क पर रहा होगा और उन बातों के बुनियाद पर ही संविधान लेखन का कार्य प्रशस्त किया गया होगा। समझ रहे मेरी बात? तो अब हम लोग स्विच करते हैं सेकेंड फेसेट पे। कल जो हमने पढ़ा था उसका एक फटाफट राउंड, जो हम लोग 1.5-2 घंटे में कल पढ़े थे, उसको मैं 20-25 मिनट में उसे फटाफट राउंड आपको समझा दिया कि जो हमारे नए विद्यार्थी जुड़े होंगे उन्हें भी कोई समस्या ना हो, और कल जिन्होंने प्रॉपरली क्लास अटेंड करी है उनका ये प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो गया। आप में से कोई इंग्लिश मीडियम का अगर जुड़ा हो और उसे पूरी बातें ठीक से समझ में नहीं आ रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। अगर मैं ऐसा उपयुक्त समझूंगा तो हूबहू यही बातें एक बार अंग्रेजी में भी आपको समझा दूंगा। तो है कोई ऐसा? ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चर्चा को शुरू करें बिल्कुल फ्रेश तरीके से। सेकेंड फेसेट, दैट इज डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान के विकास से संबंधित विभिन्न आधार स्तंभ। लुक, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर is no doubt largely the legacy of British rule in India, right? And the British rule in India can be divided into 2 different phases. One phase is all about the company's rule till the breakout of the revolt of 1857, and second phase is all about the Crown's rule from 1858 to 1947 till the date we got our independence. भारत के अंदर जो भी आप शासनिक प्रशासनिक ढांचा पाते हैं, निसंदेह यह अंग्रेजों की विरासत है, अंग्रेजों की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आज भी शासन प्रशासन का जो स्वरूप हमारे यहाँ देखने को मिलता है बहुत हद तक अंग्रेजी व्यवस्था से साम्यता रखता है, कॉन्सोनेंट्स रखता है, कंसिस्टेंसी रखता है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो जाहिर सी बात है, भारतीय संविधान जो बना 26 नवंबर 1949 को जो बन के तैयार हुआ, उसकी बुनियाद में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान किए गए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट या लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट्स बहुत हद तक जिम्मेदार रहे। भाई, अंग्रेजों के द्वारा जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन हो रहा था, कायदे कानून तो तब भी बनते थे। अब जाहिर सी बात है, उन कायदे कानून से हमारे स्वाधीनता सेनानियों को 2-4 करना पड़ता था, हमारे पुरखों को, उन दिनों के हमारे पूर्वजों को उन कानूनों का अनुपालन करना पड़ता था। तो उनमें से ऐसा नहीं था कि सारे के सारे ड्रैकोनियन कानून थे, सारे के सारे खतरनाक कानून थे। कुछ ऐसे भी कानून थे जो हम भारतीयों को उन दिनों अच्छे लगे और हमने चाहा कि जब हम अपने लिए अपनी व्यवस्था खुद से निर्मित करेंगे तो उस व्यवस्था में इन प्रावधानों को भी समायोजित करेंगे, शामिल करेंगे, इंसर्ट करेंगे। समझ रहे मेरी बात? तो इसी वजह से हम लोग भारतीय संविधान के विकास को समझने के लिए जो अंग्रेजों के दौरान, अंग्रेजी हुकूमत के दौरान जो अलग अलग कानूनी विकास हुए, विधायी विकास हुए, उसको भी हम लोग नजरअंदाज नहीं करते, उनके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो इस कड़ी में हम लोग देखते हैं कि भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास को सुनिश्चित करने के लिए किन किन बिंदुओं ने अहम भूमिका निभाई। निसंदेह वे सारे प्रिंसिपल्स अंग्रेजी हुकूमत के दौरान हमारे सामने आए थे। तो एक एक करके उनके बारे में हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अब आज का टॉपिक मैं बताऊं बच्चों, यहां से शुरू कर रहा हूं, है ना। कल जो हमने पढ़ा था अभी तक मैं वही आपको समझाते रहा। डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ इंडियाज
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, भारतीय संविधान के विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण आधार स्तंभ, है ना। आप मेरी आवाज पे भी फोकस करेंगे, हर चीज बोर्ड पे लिखना मुमकिन नहीं होता, ये टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना। तो देखिए यहां इसको समझने के लिए, इस पहलू को समझने के लिए हम लोग सीधे बात करते हैं ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश शासन या ब्रिटिश हुकूमत। हम लोग भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत को दो चरणों में बांट कर देखेंगे, ठीक है ना, दो चरणों में। यानी द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट फेजेस, टू फेजेस। क्लियर है। अब हम लोग इन्हीं दो फेजेस को समझते हैं। ये दोनों चरण क्या है? पहला चरण है, फर्स्ट फेज है द कंपनीज रूल, और बच्चों सेकेंड फेज है, यानी दूसरा चरण है सेकेंड फेज, द्वितीय चरण द क्राउन्स रूल। द क्राउन्स रूल, क्राउन्स रूल को हम लोग कहते हैं ताज का शासन, है ना, ताज का, ब्रिटिश ताज का शासन, ताज का शासन। और कंपनीज रूल को हम कहते हैं कंपनी का शासन। कंपनी बोले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, कंपनी का शासन। अब देखिए कंपनी के शासन के दौरान भी तमाम तरह के सुधारात्मक कदम उठाए गए। देश की, हिंदुस्तान की, ब्रिटिश इंडिया की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से तमाम तरह के स्टेप्स लिए गए। उन अलग अलग स्टेप्स को जो बेहद महत्वपूर्ण है मैं उनकी चर्चा करूंगा, है ना। कुछ जो अल्प महत्वपूर्ण स्टेप्स हैं हो सकता है मैं उनको दरकिनार कर दूं, लेकिन जो बेहद महत्वपूर्ण है उन पे हम लोग फोकस रहेंगे। और उन महत्वपूर्ण में से भी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है परीक्षोपयोगी लिहाज से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं उसे भी पिन पॉइंट कराते जाऊंगा। तो चलो, कंपनी के शासन के दौरान, ताज के शासन के दौरान। यहां कंपनी के शासन का अगर आप चरण देखें, खास करके कालावधि के रूप में, टाइम पीरियड के रूप में, तो आप यहां पर देखेंगे डिमार्केटिंग लाइन के रूप में आप ये रख लो 1857 का विद्रोह, ठीक है ना, द रिवोल्ट ऑफ 1857। इतिहास में आप पढ़ते होंगे 1857 का विद्रोह। आपको मालूम होगा कि 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश हुकूमत थी, ब्रिटिश ताज था, वो काफी एक तरह से कह सकते हैं सक्रिय हो गया भारत की परिस्थितियों को लेकर। उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश हुकूमत की जो जड़ें हैं 1857 के विद्रोह के बाद हिल चुकी है, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हो सकता है लोग ब्रिटिश हुकूमत की इस जड़ को शायद हमेशा के लिए उखाड़ फेंकें। तो जो जो कमियां थी उसमें सुधार करने का प्रयास किया गया, है ना, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन ऐसा प्रयास किया गया ताकि भारतीय जनमानस में यह धारणा उत्पन्न हो कि ठीक है, अब जाकर अंग्रेज कुछ हमारे लिए, आप कह सकते हैं कि नोबल तरीका अपना रहे हैं, सही तरीका अपना रहे हैं। क्योंकि कंपनी की हुकूमत के दौरान आखिर लोगों के मन में अविश्वास इतना फैल चुका था कि उसी का नतीजा था ना 1857 का विद्रोह। एनीवे, तो 1857 से पहले का जो फेज था ना, उसको हम लोग कंपनी के शासन का चरण कहते हैं। समझ रहे मेरी बात। और 1857 के विद्रोह के बाद जो ब्रिटिश इंडिया में हुकूमत का दौर रहा उसको हम लोग ताज की हुकूमत कहते हैं, ताज का शासन कहते हैं। क्लियर है। अब देखो, हमें बेसिकली शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में यहां अध्ययन नहीं करना है, बल्कि मूल रूप से हमें यहां पर संवैधानिक सुधारों की बात करनी है, विधायी सुधारों की बात करनी है, प्रशासनिक सुधारों की बात करनी है। उन दिनों देश के शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के उद्देश्य से अंग्रेजों द्वारा कौन कौन से कदम उठाए गए, वही हमारे संवैधानिक विकास के विभिन्न आधार स्तंभ साबित होंगे। तो एक एक करके यहां देखिएगा, कंपनीज रूल के दौरान कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट किए गए।
हम लोग यहां जो पहला लैंडमार्क पढ़ेंगे वो होगा द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्लियर है? 1773 का नियामक अधिनियम, 1773 का नियामक अधिनियम। एक बात यहीं पर मैं और आपको बता दूं, अलग से आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैं जो भी फैक्चुअल डिटेल्स बोर्ड के सामने बोर्ड पे लिखूंगा, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करेंगे और एक जगह सबका बाद में आप पर डे के लेक्चर की पीडीएफ बनाते चलेंगे, क्योंकि 4 अक्टूबर को आपकी परीक्षा है और उसी के मद्देनजर हम लोग इस क्रैश कोर्स को पढ़ रहे हैं। तो आपके पास इतना समय नहीं है कि बैठ के आप है ना मोती पिरो पिरो के नोट्स बनाएं। जितने महत्वपूर्ण पहलू हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सब कुछ मैं आपके सामने रिफ्लेक्ट कर दूंगा, न सिर्फ संवैधानिक प्रावधानों के बारे में, बल्कि संविधान से संबंधित जो कुछ भी गवर्नेंस रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुए हैं, मींस पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो करेंट डेवलपमेंट्स है उसको भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। और जो तथ्यात्मक बिंदु होंगे वो इसी तरीके से बोर्ड पे आपके सामने में शो करते चलूंगा, ताकि एक नज़र आप इस पे डाल लेंगे और उसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में आप उसे रिवाइज भी कर लेंगे, है ना। क्योंकि इतना समय नहीं है ना आपके पास, भारी भरकम सिलेबस है, तमाम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, है ना। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम को जितना बेहतर तरीके से आप दोहन कर सके, एक्सप्लॉइट कर सके उसी को हम अपनी एक्सेलेंस मानेंगे, है ना। तो अभी आपकी विजडम यही कहती है कि कम से कम समय में हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। जो फाउंडेशन कोर्स होगा उसमें तो हर एक बिंदु को काफी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में। वो जो क्लास चलेगी 100-125 घंटे चलेगी, वहां जरूरत पड़ने पर क्लास के दौरान ही आपकी मैं नोट मेकिंग भी करवाऊंगा। खास करके आंसर राइटिंग के लिए, प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर के लिए क्या ब्रॉडर आंसर फॉर्मेट होगा, उस ब्रॉडर आंसर फॉर्मेट में सिलसिलेवार तरीके से प्रॉपर सीक्वेंस को मेंटेन करते हुए कौन कौन से इनपुट्स डालेंगे, संभव है वो बोल के मैं आपको लिखवाऊंगी कि फर्स्ट पार्ट में ये 3-4 पॉइंट डालने हैं, सेकेंड पार्ट में अमुक अमुक पॉइंट्स इंसर्ट करने हैं, वो सब बात होगी वहां पे। बट चूंकि ये प्रीलिम्स के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहां पर कोई अलग से नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी एक स्टूडेंट का ये दायित्व तो होता है कि जब कोई नई चीज पढ़े या कुछ भी पढ़े तो साथ में नोट पैड वगैरह उसके साथ हो, कि अपनी मर्जी से कुछ लगा कि नहीं इस बिंदु को हमें जॉट डाउन कर लेना चाहिए, तो यू कैन इजिली जॉट डाउन द सेम, है ना। तो इसलिए ये होना चाहिए, और तो कोई बात नहीं है। तो मुद्दे पे आऊं, यहां तक आपके कोई क्वेरीज तो नहीं है? चलिए, अभी वीडियो को लेकर ही आप लोगों की बात हो रही है ना, वीडियो पोस्ट, अब तो पोस्ट नहीं है, वीडियो जा रही होगी, है ना। गुड। हाँ, इंडियन मीडिया फ्रॉम दिल्ली, इन्होंने लिखा है कि जी सर अच्छा रिवीजन हो गया। अरे हाँ, कल वाला हमने रिवाइज किया ना, बिल्कुल सही कहा आपने, एक फटाफट राउंड में हमने रिवीजन कर लिया। और देखिए, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम क्लास को शुरू करेंगे, स्टार्ट करेंगे, पीछे की क्लास का कम से कम एक दिन पहले की क्लास का मैं फटाफट राउंड में रिवीजन आपका करा ही दूंगा, है ना। इससे आपको भी रियलाइज हो जाएगा कि जो हमने कल पढ़ा था आखिर कितनी बातें हमें याद है। ठीक, तो देखो, कंपनी की हुकूमत के दौरान देश की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने के मद्देनजर कौन कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम लाए गए थे। निसंदेह उन अधिनियमों से हमने सीखा, और जब खुद का संविधान सृजन करने के लिए हम भारतीय आगे बढ़े तो निसंदेह पीछे की सीखी हुई चीजों का हमने वहां इस्तेमाल किया, है ना। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला हो गया द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का नियामक अधिनियम, क्लियर है। दूसरा, द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है ना। 1784 का पीट का भारत अधिनियम, पीट्स भारत अधिनियम नहीं लिखेंगे क्योंकि PIT एपस्ट्रोफ एस है, ये पीट बेसिकली नाम है। उन दिनों सर विलियम पीट जूनियर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री हुआ करता था।
जूनियर क्यों लिखा हूं? क्योंकि इसके बाप का नाम भी सर विलियम पिट ही था, तो उसको सीनियर बोला जाता था, सर विलियम पिट सीनियर, है ना। तो सर विलियम पिट जूनियर उन दिनों इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था और उसी के कार्यकाल में 1784 में पिट का भारत अधिनियम लाया गया, है ना। तो 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम। क्लियर है ये बात? फिर आप
है ना। फिर आगे चलकर वर्तमान में मुंबई बोला जाता है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंसी है ना। 3 प्रेसिडेंसियां हुआ करती थी। बंगाल, तीनों जब गवर्नर थे तो आपको नहीं लगता कि तीनों एक दूसरे के समकक्ष थे? तीनों में ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। लेकिन 1773 के नियामक अधिनियम में जो पहला डेवलपमेंट ऑब्जर्व हुआ वो यही हुआ कि द गवर्नर ऑफ बंगाल वाज promoted as the Governor General of Bengal. Governor of Bengal was made the Governor General of Bengal, and the governors of Bombay and Madras Presidency, they were made subordinated to him. Are you getting my point or not? बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीनस्थ बना दिया गया। यानी ये दर्शा दिया गया कि जो बंगाल में होगा वो गवर्नर जनरल होगा और मद्रास व बॉम्बे में जो होगा वो केवल गवर्नर होगा। तो इस लिहाज से एक ये डेवलपमेंट ऑब्जर्व किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर में ला दिया गया बॉम्बे व मद्रास के गवर्नरों को। तो ये पहला डेवलपमेंट हुआ। यहां पर कई दफा, हालांकि आईएएस-पीटी में तो पूछने के चांसेस नहीं है, आपको यह भी बता दूं आईएएस प्रीलिम में 1773 के नियामक अधिनियम से भी सवाल पूछे जाने की लिस्ट पॉसिबिलिटी है, ना के बराबर। लेकिन चूंकि एक टॉपिक के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं तो मेरा मानना है कि आपको इसके बारे में जानना चाहिए। यूपीएससी वैसे भी अनप्रेडिक्टेबल होती है, क्या पता एक स्टेटमेंट यहां से भी दे दे, है ना। दूसरी बात बच्चों यहां ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। चलो दूसरा, 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में फोर्ट विलियम्स में सर्वोच्च न्यायालय की नींव रखी गई। नींव रखी गई 1773 के नियामक अधिनियम के द्वारा। तो ये 2 मेजर एक तरह से कह सकते हैं डेवलपमेंट्स थे। पीएससी वगैरह की परीक्षा में आपको ये याद रखने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये समझेंगे कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा सर्वप्रथम शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का सूत्रपात किया गया या शुरुआत किया गया वो 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से ही किया गया। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट to observe centralizing tendency in India's affairs related to governance and administration ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। ड्यूरिंग द कंपनीज रूल, क्योंकि हम लोग पहले चरण के बारे में पढ़ रहे हैं ना, ड्यूरिंग द कंपनीज रूल। बस यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से यही एक स्टेटमेंट आप ध्यान रखेंगे। ये सारी तथ्यात्मक चीजें आपको याद रहे ना रहे कोई मैटर नहीं करती, बस इतना याद रहे कि संवैधानिक सुधारों के मद्देनजर, देश में शासनिक प्रशासनिक सुधार के मद्देनजर ब्रिटिश हुकूमत द्वारा पहली बार शासन प्रशासन में केंद्रीयकृत प्रवृत्ति को ऑब्जर्व किया गया 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से। और यह जो 1773 का नियामक अधिनियम लाया गया था, तब देश में ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत चलती थी। ब्रिटिश ताज सीधे सीधे भारतीय मामलों की देखभाल नहीं करता था। क्लियर है ना।
तो बस इतनी सी बात आप यहां ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ो, चलिए 1773 के नियामक अधिनियम को हमने समझ लिया। इसे इतनी देर पढ़ने के बाद कौन से एक बिंदु आप ध्यान रखेंगे जो मैं आपको चाहता हूं आप ध्यान रखें? वो एक बिंदु यही है कि 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनिक प्रशासनिक स्वरूप को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया, एक तरह से कह सकते हैं ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। इसीलिए ये 73 का नियामक अधिनियम लाया गया था। और इसके माध्यम से उन्होंने मेजर प्रयास क्या किया? इसके माध्यम से उन्होंने मेजर प्रयास यही किया, सर इज इट यूनिटरी सिस्टम वे ऑफ गवर्नमेंट। देखिए जी, आपको बताऊं बच्चे, जब नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तो आपको यह समझाता है एक टॉपिक के रूप में, फिर भी समझ लीजिए कि जहां कहीं भी गवर्नेंस व एडमिनिस्ट्रेशन में आप सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी पाएं, तो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी इज बेसिकली द कोरोबोरेटिव ऑफ व्हाट? ऑब्जर्विंग द यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिटी, है ना। अब जाहिर सी बात है, अंग्रेजों की जो अपनी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था है इंग्लैंड की, वो तो यूनिटरी ही है। तो निसंदेह उनके द्वारा जो भी प्रयास किया जाएगा वो यूनिटरी एस्पेक्ट में ही किया जाएगा। बट तब हिंदुस्तान कोई संप्रभु देश नहीं था, अंग्रेजों की कॉलोनी था, तो निसंदेह अंग्रेजों की जो अपनी शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था थी उसकी सुस्पष्ट छाप हिंदुस्तान में देखने को मिलती थी। और उन्हीं दिनों क्यों, अभी भी देखने को मिलती है। अभी हमारा संविधान फेडरल संविधान है, संघात्मक संविधान है, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि हमारा संघात्मक संविधान एक ऐसा संघात्मक संविधान है जिसके अंदर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी अभी भी देखने को मिलती है। हालांकि यह जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है वो भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को एकात्मक नहीं बनाती, बल्कि संघीय प्रकार की, एक तरह से कह सकते हैं, संघात्मकता प्रदान करती है, यानी यूनियन प्रकार की संघात्मकता। हमारे संविधान के पार्ट 1 के अंदर आर्टिकल 1 में लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। तो इसमें तो कोई लाग लपेट नहीं है कि हमारे देश की राज्य व्यवस्था की प्रकृति संघात्मक है, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है। लेकिन संघात्मकता के भी अपने अपने स्वरूप होते हैं। संघात्मकता के मूलतः 3 स्वरूप होते हैं, यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। यूनियन को देवनागरी में संघ बोलते हैं, फेडरेशन को परिसंघ बोलते हैं और कॉन्फेडरेशन को महासंघ बोलते हैं, है ना। तो इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस सिलेबस के अंदर जो क्रैश कोर्स प्रोग्राम है, इसके अंदर हम लोग बेसिकली यूनियन टाइप फेडरल स्ट्रक्चर पर रोशनी डालेंगे। तो ठीक है, आपकी चिंता जायज है। आपने कहा कि ये कहीं ना कहीं यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिटी की टेंडेंसी शो करता है, तो निसंदेह ये यूनिटरी नेचर ऑफ पॉलिटी की टेंडेंसी शो करता है। एक सीधा साक्ष्य आपको बता रहा हूं कि जहां कहीं भी गवर्नेंस व एडमिनिस्ट्रेशन में आप सेंट्रलाइजेशन पाएं, केंद्रीयकरण पाएं, तो समझिए कि आप यूनिटरी की तरफ जा रहे हैं। और जहां विकेंद्रीकरण पाए, डिसेंट्रलाइजेशन पाए, मल्टीपल टायर ऑफ गवर्नमेंट्स पाए, समझ रहे मेरी बात, अलग अलग सत्ताओं के बीच शक्तियों का हस्तांतरण पाए, डिवीजन ऑफ पावर देखने को मिले, तो आप समझना कि आप डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन बेसिकली संघात्मकता की पहचान होती है, फेडरल स्ट्रक्चर की पहचान होती है ना। तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं यूनिटरी मोड ऑफ पॉलिटी का एक तरह से संचालन यहां पर किया गया था। बट उस समय चूंकि हमारी राज्य व्यवस्था का कोई खास स्वरूप तो था नहीं, एक कॉलोनी की अपनी कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो होता नहीं है, तो इसलिए उन दिनों भारतीय राज्य व्यवस्था की क्या प्रकृति थी, मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई विशेष मंथन किया जा सकता है, क्योंकि तब हम अंग्रेजों के उपनिवेश थे। तो लिहाजा जो अंग्रेजों की राज्य व्यवस्था की प्रकृति होती है वही हमारी हुआ करती थी, और उनकी राज्य व्यवस्था की प्रकृति यूनिटरी थी। तो जाहिर सी बात है उसी एंगल से हमारे यहां भी वो लेते थे। हालांकि समय के साथ उसमें बदलाव भी किया गया। आप देखेंगे 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में जब हम लोग स्टडी करेंगे तो वहां पर साफ साफ संघात्मक ढांचा का साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया था, है ना। तो वो देश की परिस्थितियों पर निर्भर करता है ना। जो परिस्थितियां इंग्लैंड में है, जरूरी नहीं कि हिंदुस्तान में भी वही परिस्थितियां हो। भौगोलिक परिस्थितियां, है ना, जननांकीय यानी डेमोग्राफिक कंडीशंस, जननांकीय परिस्थितियां, ये तमाम चीजें मैटर करती हैं, सांस्कृतिक परिस्थितियां, है ना। तो फिलहाल आप कहेंगे कि ये इसको हम यूनिटरी एंगल पे देख सकते हैं 1773 के नियामक अधिनियम को, क्योंकि सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी हमेशा यूनिटरी एंगल को शो करती है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1784 के पीट के भारत अधिनियम के बारे में देखते हैं। पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, द पीट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। बस यहां पर 2 महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगा और उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर गंभीरता से आप उसे सुनेंगे तो मेरा मानना है कि बखूबी आप उसे समझ लेंगे। पहली बात यहां पर बच्चों ये है कि 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से जो सुधार ब्रिटिश सत्ता चाहती थी, ब्रिटिश संसद चाहती थी, है ना, उन्हें लगा कि वे सभी अपेक्षित सुधार हम नहीं ला सके।
यानी 1773 के नियामक अधिनियम में आप यूं कह लें कि जो भी ड्रॉबैक्स रह गए थे, जो खामियां रह गई थी, उन खामियों में सुधार लाने के उद्देश्य से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया, है ना। अगर 1773 के नियामक अधिनियम में ही वो सारे बिंदु जोड़ दिए गए होते तो शायद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे कि अंग्रेजी सत्ता के द्वारा, अंग्रेजी शासन के द्वारा 1773 के नियामक अधिनियम में, रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी खामियां पाई गई, उन्हें लगा कि कुछ कमी रह गई थी, यह भी होना चाहिए था, तो उन कमियों को पाटने के उद्देश्य से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करना भी उद्देश्य था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट का भी। भाई 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने देखा ना कि इट वाज द फर्स्ट स्टेप taken by the British government to control and regulate the affairs of East India Company in India. Okay, so in order to control and regulate the affairs of East India Company in India, whatever the drawbacks the British government found in case of the Regulating Act of 1773, okay, they wanted to get them reformed via means of the Pitt's India Act of 1784. 1773 के नियामक अधिनियम में जो ड्रॉबैक्स थे, जो डिमेरिट्स थे, उनको सॉल्व करने के उद्देश्य से 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। तो सवाल ये उठता है कि 1773 के नियामक अधिनियम को नियंत्रित करने के लिए जो और बातें होनी चाहिए थी, है ना, उन्हें ही 1784 में लाया गया। तो आखिर वे बातें कौन सी थी, है ना, कौन से सुधारात्मक पहलू लाए गए 1784 में जो 73 में नहीं लाए जा सके थे? तो उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। 1784 का पिट्स का भारत अधिनियम, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। थोड़ा ये टॉपिक बोरिंग हो जाता है क्योंकि बड़ा ही फैक्चुअल है, बट क्या करेंगे, आपके सिलेबस का हिस्सा है और प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, है ना। आमतौर पे पॉलिटी की क्लास में इसको डिनाई कर दिया जाता है, इतिहास विषय के विशेषज्ञ इसको पढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि राज व्यवस्था से संबंधित जो भी इसके आयाम है वो मैं आपको पॉलिटी के अंदर ही पढ़ा दूं, और बहुत कुछ नहीं है, आसानी से आप सीख जाएंगे, बड़ा आसानी से। देखो इसके अंदर जो मेजर डेवलपमेंट किया गया ना, पहले आपको बताऊं, ईस्ट इंडिया कंपनी में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करता था, समझ रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये पहले की बात बता रहा हूं, 1784 के नियामक अधिनियम के माध्यम से नहीं, 1784 के नियामक अधिनियम, 1784 के पिट्स का भारत अधिनियम आने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हुआ करते थे, जिसको हम लोग बोलते हैं निदेशक मंडल। समझ रहे हैं मेरी बात, निदेशक मंडल। और यह जो निदेशक मंडल था, है ना, जो डायरेक्टर्स का एक ग्रुप था, कमिटी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल के द्वारा दो तरह के दायित्वों का निर्वहन होता था। पहला, व्यवसायिक गतिविधियों का। भाई कंपनी मूल रूप से तो व्यापार व्यवसाय के लिए आई थी ना इंडिया में, तो व्यवसायिक गतिविधियों के बारे में इनका निर्णय होता था निदेशक मंडल का, यानी व्यवसायिक गतिविधियों की देखरेख ये करते थे, और साथ ही साथ देश के अंदर राजनैतिक गतिविधियों पर भी इनकी पैनी निगाह होती थी। राजनैतिक गतिविधियां, समझ रहे हैं मेरी बात। मीन्स फॉर्मरली द ईस्ट इंडिया कंपनी, और यू कैन से अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स was vested with two different roles. One was to look after the trading activities of East India Company as well as to look after the political affairs in India. ये दोनों काम इनके जिम्मे थे। लेकिन 1784 का जो ये पीट का भारत अधिनियम आया, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एक बॉस लगा दिया, बॉस, इनका भी बॉस, और उसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक बोर्ड। समझ रहे हैं मेरी बात, नियंत्रक बोर्ड, नियंत्रक बोर्ड।
अब ये जो नियंत्रक बोर्ड था, ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से ऊपर था हायरार्की में, पद सोपान में बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर आ गया। पहले क्या था, कंपनी के अंदर सबसे जो ऊपरी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी, कार्यकारी निकाय, वो निदेशक मंडल हुआ करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और इन्हीं के जिम्मे व्यवसायिक एक तरह से दारोमदार भी हुआ करते थे और राजनीतिक गतिविधियां भी इन्हीं के हाथों में हुआ करती थी। पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो तो डिसीजन लेने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन हुआ करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ट्रेड रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो उसके लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी कौन हुआ करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल। लेकिन 1784 का जो क्विट इंडिया अधिनियम आया, इसने इसकी शक्तियों को संकुचित कर दिया, सीमित कर दिया, और इट मेड द प्रोविजन ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ओवर द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। एंड नाउ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मीन्स आफ्टर द इंसेप्शन ऑफ the Pitt India Act of 1784, the power of Court of Directors was restricted only to look after the commercial affairs and not about the political affairs. The Board of Control was made in charge of political affairs in India. Means अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास देश की राजनीतिक शक्तियां चली गई और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, निदेशक मंडल के पास केवल व केवल व्यवसायिक शक्तियां थी। समझ रहे हैं? पिट्स इंडिया अधिनियम आने से पहले निदेशक मंडल के पास कैसी शक्तियां थी, व्यवसायिक व राजनीतिक दोनों थी। लेकिन जैसे ही पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके माध्यम से नियंत्रक बोर्ड का गठन कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ऊपर था, ऊपर की अथॉरिटी थी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जिम्मे राजनीतिक गतिविधियां दे दी गई। अब कंपनी केवल व केवल देश के अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर व्यवसायिक मामलों में ही अपना हस्तक्षेप रखेगी, राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। राजनीतिक मामलों में कौन हस्तक्षेप करेगा, नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्लियर है? ये सबसे बड़ा डिसीजन था 1784 के पिट्स के भारत अधिनियम के द्वारा। तो बस इस एक बात को आप ध्यान रखेंगे, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि जो कम महत्वपूर्ण बात होगी उसको हम लोग डिनाई करते चलेंगे, है ना। फैक्ट के नाम पे ये नहीं है कि कूड़ा का बड़ा दिमाग में इकट्ठा कर लिए। चलो अब देखो द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। आप एक चीज देख रहे हैं ना कि कंपनी की जो गतिविधियां थी लगातार उसको संकुचित करने का प्रयास किया जा रहा है ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा या ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का सूत्रपात किया गया। दूसरा, पिट्स के भारत अधिनियम के माध्यम से क्या किया गया, कंपनी की गतिविधियों को फिर से संकुचित करने का प्रयास। किस रूप में, अरे भाई अब इन्हें केवल व केवल व्यापार व्यवसाय तक सीमित कर दिया गया। इनके सारे राजनीतिक अधिकार छीन लिए गए और किसको दे दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास दे दिए गए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सब क्या करेगा, केवल व केवल आप कह सकते हैं व्यापार व्यवसाय के मामले की देखभाल करेगा, राजनीतिक मामले की नहीं। ठीक है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के माध्यम से आपको बताऊं, कंपनी के अब व्यवसायिक अधिकार को भी संकुचित किया जाने लगा। राजनीतिक अधिकार को तो 1784 में ही कंट्रैक्ट कर दिया गया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था बहुत हद तक। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से इनके व्यापार व्यवसाय पर भी अंकुश लगाए जाने लगे। खास करके जो हिंदुस्तान के बाहर के देशों के साथ ये व्यापार व्यवसाय करते थे, एक सोवरेन बॉडी का होने का कहीं ना कहीं ये लुप्त उठाते थे, उस पर कहीं ना कहीं नियंत्रण लाया गया। तो अब देखते हैं 1813 का चार्टर अधिनियम। आपको बताऊं, स्टेटमेंट के फॉर्म में चार्टर एक्ट ऑफ 1813, मुझे लगता है कि आईएएस और पीसीएस, अलग अलग पीसीएस मिला दिया जाए तो 10-12 बार यह सवाल पूछा गया है ना। तो देखो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो पहली बात ध्यान रखेंगे, कंपनी के राजनीतिक अधिकार को तो संकुचित कर ही दिया गया था पहले ही, अब यहां पर कंपनी के व्यवसायिक अधिकार को भी संकुचित किया गया और यह कहा गया कि कंपनी भारत से बाहर केवल व केवल एक ही देश के साथ अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित गतिविधियों को जारी रख सकती है। फिर से सुनिए, 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से बाहर केवल व केवल एक देश से व्यापार व्यवसाय जारी रखेगी, और वो देश कौन था, चाइना। क्लियर है? चाइना के अलावा और किसी दूसरे देश के साथ ये व्यापार व्यवसाय जारी
नहीं रख सकती थी। दूसरी बात, चाइना के साथ भी हर तरह की वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय नहीं होगा, केवल 2 वस्तुओं का होगा। ट्रेडिंग गुड्स की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। कौन कौन? एक तो चाय और दूसरा ओपियम, दैट इज अफीम। केवल चाय और अफीम का व्यापार ये कर सकते हैं, और वो भी केवल चीन के साथ। तो आपको नहीं लगता कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूरी तरह से समेट दिया गया, संकुचित कर दिया गया, इसके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? समझ रहे ना मेरी बात? तो ये रहा बेसिकली 1813 का चार्टर अधिनियम। एक बार फिर मैं इसे समअप कर दूं। इसे क्या शुरू से समअप लेता हूं, ध्यान से सुनिए। हम लोग भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में विभिन्न आधार स्तंभों का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, शासन प्रशासन से संबंधित किए गए तमाम एक तरह से आधार स्तंभों के बारे में पढ़ते हैं, और इसके लिए ब्रिटिश गवर्नेंस को 2 भागों में बांट देते हैं, 2 चरणों में बांट देते हैं, 2 फेजेस में बांट देते हैं। एक फेज कौन होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान, और दूसरा ब्रिटिश ताज के शासन के दौरान। अभी हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के दौरान हुए शासनिक प्रशासनिक सुधार के बारे में पढ़ रहे हैं। इस कड़ी में पहला शासनिक प्रशासनिक सुधार कौन था? 1773 का नियामक अधिनियम। और 1773 के नियामक अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी की रेजिम के अंदर सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी को बढ़ावा देने का काम किया, केंद्रीयकृत प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, है ना। बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, उनका सबऑर्डिनेट बना दिया गया, उन्हें उनका अधीनस्थ बना दिया गया। तो इस तरह से सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी की बात हुई। 1784 के पीट के भारत अधिनियम के माध्यम से हर वो काम करने का प्रयास किया गया जिससे ब्रिटिश सरकार को यह लगा था कि 1773 के नियामक अधिनियम में कुछ छूट गया, जो छूट गया उसकी भरपाई कर देते हैं 84 के पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। और 84 के पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या मेजर परिवर्तन हुआ? यही हुआ कि कंपनी का जो एक तरह से व्यापार व्यवसाय वो राजनीति दोनों ही क्षेत्र में जो आधिपत्य था, इस आधिपत्य को कमजोर करने का प्रयास किया गया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, नियंत्रक मंडल बना दिया गया, और जो आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके जिम्मे दे दिया गया राजनीतिक अधिकार, और कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था उसके जिम्मे दे दिया गया केवल व्यवसायिक अधिकार। तो अब कंपनी के जो पहले पूर्व में कंपनी व्यवसायिक व राजनीतिक दोनों तरह की शक्तियों का लुत्फ उठाती थी, 1784 के पीट के भारत अधिनियम के द्वारा उसको संकुचित करके केवल कंपनी को इतनी ही इजाजत दी गई कि आप केवल कमर्शियल अफेयर्स पर निर्णय ले सकते हैं, पॉलिटिकल अफेयर्स पर निर्णय नहीं लेंगे, उस पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल लेगा। समझ रहे मेरी बात? ये 1784 के नियामक अधिनियम के द्वारा हुआ, 1784 के पीट इंडिया अधिनियम के द्वारा। 1813 का जो चार्टर अधिनियम था, इस चार्टर के अधिनियम के माध्यम से अब कंपनी के व्यवसायिक एकाधिकार को भी संकुचित करने का प्रयास किया गया। आप यूं कह लो कि कहीं ना कहीं इसके व्यवसायिक एकाधिकार जो था उसको समाप्त ही कर दिया गया। लगभग बोला गया कि भारत से बाहर आप केवल एक देश के साथ व्यापार कर सकते हैं, चीन के साथ, और वो भी केवल 2 वस्तुओं का व्यापार करेंगे, अफीम और चाय, इसके अलावा कुछ नहीं। ये स्टेटमेंट कई बार पूछा है, इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। क्लियर है? अब चलो, अब हम लोग आते हैं बच्चों द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 का चार्टर अधिनियम। क्या कुछ विशेष था देखते हैं। देखो जी, 1773 के नियामक अधिनियम के द्वारा जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शुरू हुई थी वो यहां पर अपनी पराकाष्ठा को पा ली, अपने चरम को प्राप्त कर ली। वेस्टेड इन हिम ऑल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स वर वेस्टेड इन हिम, यानी भारत के गवर्नर जनरल के अंदर अधिकार क्षेत्र में समस्त सैन्य व असैन्य अधिकार प्रदान कर दिए गए। यानी बंगाल के गवर्नर जनरल के पास हर तरह की सैन्य व असैन्य शक्तियां दे दी गई। देखो, बॉम्बे व मद्रास प्रेसिडेंसी के
गवर्नरों से उनकी विधायी शक्तियां छीन ली गई। मीन्स द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास वर कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर्स। अब बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नरों के पास कोई विधायी शक्तियां नहीं रही। समस्त विधायी शक्तियां किसमें निहित कर दी गई? भारत के गवर्नर जनरल में। आपको नहीं लगता कि ये कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन था? पूरी तरह से केंद्रीयकृत टेंडेंसी देखने को मिलती है। तो देखो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी स्टार्ट की गई थी वो अपने टॉप लेवल पे कहां आ गई? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। क्लियर ये बात? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्चुअली 1773 का नियामक अधिनियम केवल इसीलिए आपको बताया कि 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ इसकी कनेक्टिविटी को शो करते हुए मैं आपको बता सकूं। हाँ, एक क्वेश्चन है यूपीएससी करके इन्होंने नाम लिखा है अपना। इज द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेंबर्स आर कंपनीज मेंबर्स ओनली? हाँ जी बिल्कुल, वो कंपनी के ही सदस्य थे। जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो के लोग नहीं थे। अच्छा सवाल आपका रहा। तो आगे बढ़े, चलिए। 1773 के नियामक अधिनियम में जिस सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी का प्रारंभ आपने देखा वो अपनी परिणति को पा लिया 1833 के चार्टर अधिनियम में। अब इसके बाद आप आ जाइए सीधे, बस एक पॉइंट आपको जानना होगा इसके बाद 1853 के चार्टर अधिनियम के मद्देनजर, है ना। देखो ये जो 1853 का चार्टर अधिनियम था ये केवल हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कंपनी के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, जो सिविल सर्वेंट थे, है ना, उनके रिक्रूटमेंट वगैरह के संदर्भ में कैसे सुधारात्मक कदम उठाया जाए, क्योंकि कंपनी के जो ऑफिसर्स थे ना उनकी रिक्रूटमेंट की जो प्रोसीजर थी उसमें मास लेवल करप्शन देखा गया था। तब ब्रिटिश हुकूमत ने, ब्रिटिश सरकार ने यह सोचा कि नहीं, कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों का जो चयन करने का तरीका है उसमें भी ट्रांसपेरेंसी लाया जाए। इससे कहीं ना कहीं भारत के लोगों के अंदर व्याप्त जो डिसकंटेंटमेंट है, असंतुष्टि का या असंतोष का भाव है, उसमें कमी लाई जा सकेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी के पदाधिकारियों के अंदर प्रशासनिक सुधार को ऑब्जर्व करने के उद्देश्य से 1853 का चार्टर अधिनियम पेश किया गया था। और इसी की बुनियाद पर 1854 में आपको मालूम होगा लॉर्ड मैकाले कमेटी का गठन किया गया था, मैकालेस कमेटी। तो 54 में लॉर्ड मैकाले कमेटी का या मैकाले समिति का गठन किया जाता है। और इस समिति का उद्देश्य ही यही होता है कि कैसे हम कंपनी के पदाधिकारियों के चयन के मद्देनजर प्रशासनिक सुधार को ऑब्जर्व कर सके, प्रशासनिक सुधार को अपना सकें, है ना। और ये सब कुछ होता रहा। बावजूद इसके 1857 में विद्रोह हो गया और 1857 का जो विद्रोह रहा, रिवोल्ट ऑफ 1857, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया कि कंपनी की हुकूमत के दौरान जो भारत के अंदर, ब्रिटिश भारत के अंदर शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था मुहैया कराई गई, निसंदेह वो कारगर साबित नहीं हुई और इसमें बदलाव की आवश्यकता है। और उन्हीं बदलावों को ध्यान में रखते हुए 1858 से फिर कुछ अलग सुधारात्मक कदम उठाए जाने प्रारंभ कर दिए गए अंग्रेजों के द्वारा, जिसमें उस कड़ी में सबसे पहले हम लोग पाते हैं
1858 का भारत सरकार अथवा भारत शासन अधिनियम, फिर हम लोग पाते हैं 1861 का, जो आगे मैंने मेंशन भी किया है, आप देखेंगे। देखिए ये सब कुछ कब हुआ, ब्रिटिश क्राउन के अंदर, क्योंकि 1857 के विद्रोह के बाद भारत की शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था सीधे सीधे ब्रिटिश ताज के हाथों में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई। और ब्रिटिश क्राउन की हुकूमत के दौरान ये तमाम संवैधानिक सुधार हुए, ये तमाम विधायी व प्रशासनिक सुधार हुए, जिसमें 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है। हम लोग पढ़ेंगे कि 1858 के भारत शासन अधिनियम के तत्वाधान में कौन कौन से सुधार हुए। फिर हम लोग पढ़ेंगे भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए। फिर हम लोग 1892 के परिषद अधिनियम को पढ़ेंगे। फिर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स को देखेंगे। फिर हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 पढ़ेंगे। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 पढ़ेंगे और फाइनली इंडियाज इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। और इसको पढ़ने के साथ ही फिर ताज की हुकूमत को भी टाटा बाय बाय बोल देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर स्थापित हो गई, है ना। एनीवे, यहां पर पढ़ेंगे तो ये सारा, बट अभी से मैं आपको सलाह दे देता हूं कि मूल रूप से हम दो चीजों पर फोकस्ड रहेंगे, दो पहलू पर फोकस्ड रहेंगे, दो क्या तीन गिन लो। एक तो इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1909 है ना, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। और तीसरा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। अगर इन तीन अधिनियमों के अंदर दी गई महत्वपूर्ण बातें आपकी जेहन में है, तो इस पहलू से उठने वाला कोई भी सवाल आपके द्वारा एग्जामिनेशन हॉल में अनएड्रेस्ड नहीं रहेगा, है ना। तो इस तरीके से आज हम लोग डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट टॉपिक के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत के दौरान जो कुछ भी शासनिक प्रशासनिक सुधार हुए, उनके बारे में हमने पढ़ा। कल की क्लास में हम लोग ब्रिटिश ताज की हुकूमत के दौरान जो शासनिक प्रशासनिक सुधार अपनाए गए थे, इन तमाम लैंडमार्क्स के माध्यम से, इन तमाम आधार स्तंभों के माध्यम से इन पर रोशनी डालेंगे। तो आज की क्लास को बच्चों मैं यहीं पर रोकता हूं, क्योंकि अभी कल तक हमारा डेमो राउंड चल रहा है या चलेगा। तो मैं चाहता हूं कि डेमो में आप ज़्यादा ना पढ़ें, थोड़ा कम कम पढ़ें। इसके बाद फिर आपकी जहां सर की इकोनॉमी की क्लास शुरू होगी, है ना। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, आधे घंटे के ब्रेक के बाद, हाँ 5 बजे से क्लास हो शेड्यूल्ड है, तो 5 बजे से फिर